नमस्कार। आज मैं रेखा मिश्रा एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है आत्मकथ्य। इस पाठ के रचनाकार छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम हंस था। उस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक हेतु जयशंकर प्रसाद जी से आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों द्वारा दबाव डालने के बावजूद भी वे आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आया था जिसे वे दूसरों के समक्ष रख सकें, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो। इसी असहमत के तर्क से यह आत्मकथ्य नामक कविता उपजी है। यह कविता सर्वप्रथम 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई, जो कि छायावादी शैली में रचित है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली एवं ललित, सुंदर व नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने स्वयं को साधारण व्यक्ति माना है। उनका यह भी मानना है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी रोचक व प्रेरणादायी नहीं है जो लोगों को प्रेरित कर सके व उन्हें सुख प्रदान कर सके। कवि के इस दृष्टिकोण से उनकी विनम्रता तथा मन की सरलता स्पष्ट रूप से झलकती है। अब आइए कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर एक नज़र डालें। छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, जब उनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। उन्हीं की आंखों के समक्ष उनके माता, पिता व बड़े भाई का निधन हो गया। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखद था। वे जब मात्र 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई का देहांत हो गया। असमय माता, पिता तथा बड़े भाई के देहांत के कारण परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। आजीवन विषम परिस्थितियों से जूझते रहे, परंतु साहित्यिक मोर्चे पर डटे रहे और निरंतर साहित्य साधना करते रहे। चिंताओं ने इनके शरीर को इतना जर्जर कर दिया था कि परिणाम स्वरूप ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और मात्र 48 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। इन्हें साहित्य के आकाश का उज्ज्वल नक्षत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। प्रसाद जी जितने महान कवि थे, उतने ही श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। गद्य के रूप में प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध आदि लिखे। कवि के रूप में उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य आदि की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं नाटक के रूप में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि। उपन्यास के रूप में कंकाल, तितली, इरावती आदि हैं, जिसमें से इरावती अपूर्ण था, जिसे बाद में निराला जी ने पूरा किया। कहानी के रूप में छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, प्रतिध्वनि आदि हैं। और काव्य संग्रह है चित्राधार, लहर, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, कामायनी आदि। यह आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली में रचित है। छायावादी शैली में कवि अपनी बात सीधे व सरल शब्दों में नहीं कहता। कविता का सीधा अर्थ नहीं निकलता। कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाते हुए उसे व्यक्त करता है। आज मैं रेखा मिश्रा इस आत्मकथ्य का भावार्थ आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी। प्रथम पंक्ति इस प्रकार है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही देखो पत्तियां कितनी आज घनी। इन पंक्तियों में वृक्ष जीवन का प्रतीक है, मधुप यानी भौरा मन का प्रतीक है, पत्तियां सुख व आनंद का प्रतीक हैं। जब कवि पर आत्मकथा लिखने का दबाव पड़ा तो उनका मन अतीत की स्मृतियों में खो गया, अर्थात
कवि का मन भंवरे के समान गुंजार कर गया। यहाँ कवि प्रसाद जी भंवरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मन रूपी भंवरा अतीत की स्मृतियों से जुड़ गया और अतीत की यादों के सहारे न जाने कौन सी कहानी कह रहा है। परिणाम स्वरूप कवि का जीवन रूपी वृक्ष, जो सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, वे एक एक करके गिरने लगी। अर्थात कवि के जीवन में अभाव व कष्टों के कारण निराशा व सूनापन आ गया है, जिसके कारण जीवन के सुखद क्षण एक एक करके उनसे दूर होने लगे। उसी प्रकार जैसे विपरीत परिस्थितियों में पेड़ों से पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन पंक्तियों में प्रसाद जी का कहना है कि इस अनंत आकाश तले यानी इस संसार में रहने वालों का अपना जीवन इतिहास है, जिसमें सुखद व दुखद दोनों पहलू हैं। जिन्होंने आत्मकथा लिखी उसमें उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं का भी उल्लेख कर दिया और दूसरों को उपहास करने का अवसर प्रदान किया। परिणाम स्वरूप लोगों ने उनका उपहास किया। अगली पंक्ति है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। जब मित्र बार बार प्रसाद जी पर आत्मकथा लेखन के लिए दबाव डालने लगे, उनसे आग्रह करने लगे, तो कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि सारी स्थितियां व परिस्थितियां देखने के व सुनने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आत्मकथा लिखूं और उसमें अपने जीवन के दुखद पहलुओं, अपनी कमजोरियों तथा असफलताओं को सभी के समक्ष प्रकट करूं। हे मित्रों, मेरी नीरस आत्मकथा को सुनकर तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। यहाँ इस पंक्ति में गागर शब्द जीवन का प्रतीक है, जल और सुख और आनंद का प्रतीक है। कवि का कहना है कि उनका जीवन रूपी घड़ा सुखों से पूर्णतः रिक्त है। उनका जीवन असफलताओं, निराशाओं, अभावों से परिपूर्ण है। ऐसी आत्मकथा पढ़कर किसी प्रकार की आनंदानुभूति नहीं होगी। अगली पंक्ति इस प्रकार है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि ने आत्मकथा लिखने के प्रति असहमति दर्शाते हुए इस आत्मकथा में परोक्ष रूप से बहुत कुछ कह दिया है। अपने मित्रों तथा निकट संबंधियों के दोहरे व्यवहार पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए कहा है कि यदि आत्मकथा को सच्चाई व ईमानदारी से लिखा तो मेरी असफलता व दुर्बलता का कारण तुम ही बन जाओगे मित्रों, जो मेरे लिए असफलता का द्वार खोलकर मेरे जीवन को रिक्त करके स्वयं सुखी जीवन जी रहे हो। अगली पंक्ति है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। अपने मन की सरलता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मैंने स्वभाव की सरलता के कारण दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लिया, परिणाम स्वरूप छला गया है। इसी संदर्भ में कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह दुर्भाग्य ही होगा कि मैं अपनी मन की सरलता का वर्णन करके स्वयं हंसी का पात्र बनूं, अर्थात अपने मन की हंसी उड़ाऊं। भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी भूल या लोगों द्वारा किए गए छल प्रपंच को सबके समक्ष रखूं। अगली पंक्ति है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने अतीत की स्मृतियों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में भी सुखद पल यानी प्रेम भरी चांदनी रात आई थी, जब हंसते खिलखिलाते वातावरण में उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ उन पलों को जिया था। कवि कहते हैं कि वे प्रेम भरे पल मेरी निजी अनुभूतियाँ हैं, उन्हें आत्मकथा के रूप में लिखकर मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता।
अगली पंक्ति है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि अपने जीवन के अप्राप्य तथा प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उन्हें जीवन में वे सुख प्राप्त ही नहीं हो पाए जिनका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। यानी वह कहते हैं कि उसका तो मानो मैं स्वप्न देखते देखते ही जाग गया। जिसे पाने की मनोहर कल्पनाएं करता रहा, वे सुखद पल आलिंगन में आते आते यानी मेरे बहुत करीब आते आते काफ़ी दूर चले गए। और कवि का कहना है कि उनकी अभिलाषाएं अधूरी की अधूरी ही रह गईं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि मेरी प्रेयसी के लालिमा युक्त कपोल इतने मतवाले थे, वह सुंदर थे कि मानो प्रेम भरी भोर भी अपनी लालिमा और माधुर्य उसी से उधार लेती थी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि उनकी प्रेयसी के लाल कपोल प्रातःकालीन सौंदर्य की लालिमा से भी अधिक सुंदर थे। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कवि का कहना है कि मैं इस जीवन रूपी राह में थके हुए पथिक यानी राही के समान हूँ। उसकी यादों का सहारा लेकर, यानी अपनी प्रेयसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उसकी यादों का सहारा लेकर अपने जीवन रूपी राह की थकान दूर करना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरी प्रेयसी की यादें मुझ जैसे थके हुए राही के लिए संबल यानी सहारा हैं, जिसके सहारे मैं बाकी जीवन गुजारना चाहता हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरे कंथा की। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मित्रों, क्यों मेरे अंतर्मन को कुरेदना चाहते हो। मेरे जीवन में ऐसे सुखद पल हैं ही नहीं जो दूसरों को प्रेरित कर सके। कहने का अर्थ यह है, भाव यह है कि वे अपने अंतर्मन में छिपे कष्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि जयशंकर प्रसाद जी यह मानते हैं कि उनका जीवन बहुत छोटा सा है, जिसमें अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। उनका वर्णन मैं कैसे करूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे लिए तो यही अच्छा होगा कि मैं औरों की आत्मकथा सुनकर चिंतन मनन करूं और समाज का दुख बांटूं और अपने बारे में शांत रहूं। कवि कहते हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि मित्रों, मेरी भोली भाली आत्मकथा से तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। मेरा जीवन इतिहास अत्यंत सरल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो औरों को प्रेरित कर सके और उसे पढ़कर किसी को भी आनंदानुभूति नहीं है, नहीं मिलेगी। अगली पंक्ति है कि अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसका वर्णन मैं कर सकूं। मैंने अपने अंतर्मन में अपने दुखद स्मृतियों को दबाकर शांत रूप में शांत भाव से रखा है। यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो अतीत की स्मृतियों से जुड़ना पड़ेगा और उन पलों को जागृत करना नहीं चाहता मैं। मेरे अतीत की स्मृतियाँ यानी वो जो दुखद स्मृतियाँ हैं उन्हें शांत ही रहने दो। अंततः स्पष्ट होता है कि कवि आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं है। उम्मीद है कि पाठ आप सभी को भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।